हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को मैं ये बता पाऊँ कि जो मैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी डॉग्स को रेस्क्यू करने में इकट्ठा करता रहा हूँ। मैं एक एनजीओ चलाता रहा हूँ बहुत सालों से। और हमारा काम एनजीओ का रहा है कि डॉग्स को रेस्क्यू करना। ये लाइक्स बटोरना, सब्सक्राइबर बटोरना एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं रही है, ना मैं उस पर फोकस कर पाता हूँ। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये डॉग्स की जान बचाने में मैंने बहुत कुछ मेडिकली सीखा है। और इससे मुझे एक इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है जो शायद ही किसी सब्सक्राइबर और लाइक बढ़ने से बहुत बड़ा है। पहली बात, कोरोना में मेरे फादर को कोरोना हो गया था। उनको डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना नेगेटिव हो गए हैं 16 दिन के बाद। इनको फिर लेकिन बहुत सीरियस है, इनको आईसीयू ले जाइए। मैंने पूछा कि क्यों आईसीयू ले जाइए, तो नहीं बता रहे थे। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया ह्यूमन ग्राउंड पे, उनको समझाया कि मैं भी थोड़ा मेडिकल लाइन का हूँ, प्लीज़ आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, बता दीजिए। तो उन्होंने तब मुझे मेडिकल टर्म चिपकाते हैं जो डॉक्टर, वो किया। क्या चिपकाया? लंग फाइब्रोसिस हो गया। ओके। अब हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं और लोग आजकल भी, पढ़े लिखे लोग भी, जो नहीं होता है कि इंफॉर्मेशन एज में जीने के बाद भी लोगों से ये नहीं होता है कि नेट पे बैठ के पढ़ें अच्छे से इंफॉर्मेशन। तो खैर, लंग फाइब्रोसिस क्या होता है? लंग फाइब्रोसिस में होता है कि आपकी लंग जो है इंजर्ड हो जाती है। ठीक है, लंग इंजर्ड कैसे हो रही थी कोरोना टाइम में? ऑक्सीजन की वजह से। यस, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन बहुत ठंडी होती है। सिलेंडर में आप किसी भी टाइप की गैस या कुछ भरते हैं तो उसके लिए उसको कूल डाउन करके बहुत लो टेम्परेचर में भरना पड़ता है, तब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इतना सबने पढ़ा है स्कूल कॉलेज में। बट हम लोग स्कूल कॉलेज की अपनी बहुत सारी एजुकेशन को इसलिए यूज़ करते हैं ये सोच के कि ये एजुकेशन हमारे लिए एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए। तो खैर, मेरी एक मौसी हैं जो जानी मानी डॉक्टर भी हैं ह्यूमंस की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जब तक ऑक्सीजन जो है 80 के नीचे नहीं जाएगी तब तक आप जो है इनको ऑक्सीजन पे मत लीजिए, बिकॉज ऑलरेडी लंग फाइब्रोसिस हो गया था। लंग फाइब्रोसिस ठंडी ऑक्सीजन की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। तो और दूसरा जो एक कोरोना में इशू चल रहा था वो ये कि सबको लग रहा था कि ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, है ना? तो ऑक्सीजन जो है वो आपको दो जगह से मिलती है। एक वाटर से मिलती है, दूसरा आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। ओके। और वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है ना? ये सारी गड़बड़ियाँ क्यों हो रही थी? क्योंकि इंडिया में मोस्टली अब क्या होता है, सारा ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन पैथोलॉजी रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट्स के बेसिस पे सारा ट्रीटमेंट होता है, कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करता है। मेरे फादर के साथ इशू क्या हुआ था कि वो कोरोना से नेगेटिव हुए, फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में डाला गया, वहां पे वो फिर बताया गया कोरोना पॉजिटिव हो गए और उन्होंने बोला फिर इनको आइसोलेशन में डाल दिया जाए। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम इनको घर पे ही ऑक्सीजन सेटअप करेंगे और हम घर पे ही इनका ट्रीटमेंट करेंगे। खैर, अब इनको घर ले आए। घर लाने के बाद मैंने खुद ट्रीटमेंट चालू किया। और मैंने सबसे पहली चीज़ इनसे डिस्कस की कि पापा आप कितने दिन से स्टूल पास नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि मैंने बेटा 22 दिन 24 दिन हो गए मैंने स्टूल नहीं पास किया। और स्टूल पास ना कर पाने के कारण की वजह से इनकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा था। तो मैंने इनका एनीमा किया। इन्होंने खूब सारा स्टूल पास किया। इनको भूख लगनी बंद हो गई थी, तो भूख लगने के लिए और ब्लड थिन करने के लिए बहुत आपको अजीब लगेगा सुनने में, मैंने इनको भांग दी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, मटर के दाने बराबर। तो उससे इन्हें भूख भी लगती थी। और भांग की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो ब्लड थिनिंग का काम करती है। एनीवेज, सब लंबा चौड़ी बातें कट करके शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट पे मत जाया करिए। क्योंकि पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में क्या होता है, अगर ये देखते हैं कि एसजीपीटी बढ़ गया तो इनको एसजीपीटी घटाना है, इनको लगता है अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ गया तो अल्कलाइन फॉस्फेट घटाना है, अल्कलाइन बाइंडर दे देने हैं। तो इस तरह से ये गड़बड़ कर देते हैं। ये लोग ये नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, कोरोना में कई लोगों की डेथ किस वजह से हो गई? लंग फाइब्रोसिस की वजह से। मेरे फादर की लंग्स परमानेंट डैमेज हो चुकी हैं, अभी तक वो लगातार खांसते आए हैं। पिछले साल अप्रैल में उनको कोरोना हुआ था और इस समय 2022 चल रहा है, नवंबर, अभी तक उनकी खांसी नहीं गई। लंग्स उनकी इतनी सीवियर डैमेज हो चुकी हैं। ओके। बट हमने उसमें आर्सेनिक एल्बम भी यूज़ किया इनकी लंग्स को सही करने के लिए। और इस तरह से इनको रिकवर कराया गया। खैर, वो रिकवर कर गए और ठीक हो गए, नॉर्मल लाइफ जीने लग गए। थोड़ी कमजोरी थी, 1-2 महीने में वो कमजोरी भी उनकी हटा ली गई और वो फर्स्ट क्लास हो गए। अब मैं आपको मूव ऑन करता हूँ 2022। ये जो जानवरों की मैंने जान बचाई ना, इन जान बचाने से जो मैंने सीखा, उससे मैंने अपने फादर की जान बचाई, अपनी मदर की बचाई। अब मैं मदर के बारे में अपनी बताता हूँ। मेरी मदर को थोड़ा सा 2 गिल्ठी यहाँ हो गई थी, ट्यूमर।
और एक ब्रेस्ट के साइड में ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर होता है तो चेक किया जाता है ट्यूमर कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है, उसकी बायोप्सी होती है। हम लोगों ने बायोप्सी से पता लगा लिया था कि ट्यूमर इज नॉन कैंसरस। बट खैर मम्मी को उसी समय आइस की प्रॉब्लम हो गई, कैटरैक्ट, तो इनको ऑपरेशन हुआ। फिर इनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप अंदर रहा करिए, तो ये अंदर रहने लग गई। फिर इनको नोजिया स्टार्ट हो गया। ये सब स्टार्ट हुआ इनको 2021, आप मान लीजिए जून जुलाई जुलाई के बाद से। ओके, तो इनको नोजिया की कंप्लेन रहती थी। अब खैर कटिंग शॉर्ट एवरीथिंग, इनको कंप्लेन और चीज़ें बढ़ती गई। होम्योपैथिक दवा से इनकी 2 गिल्टियाँ गल गई थी, बट लोगों ने बोला अरे तुम्हारे लड़के को क्या मालूम, वो कौन सा इंसानों का डॉक्टर है, ये वो फलान ढकान, होम्योपैथिक तो काम नहीं करती है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ। तो शी स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया। वो डॉक्टरों को दिखाया गया जिनके पास टाइम नहीं मरीज देखने का, भीड़ लगी हुई है, 2 मिनट में देख लेते हैं और फिर 4-6 रिपोर्ट्स लिख देते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। वो सिम्टोमेटिक को जानना ही नहीं चाहते पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में। खैर बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, चाहे तो वो रिपोर्ट्स है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ लोगों को। और फिर मम्मी को जो है मेदांता जैसे फेमस हॉस्पिटल में डाला गया, वहाँ थोड़ी सी रिकवरी हुई। उसके बाद फिर उनको दिक्कत बढ़ गई, उनको मेंटल इश्यूज स्टार्ट हो गए, एक कान से सुनना बंद हो गया। फिर हम लोगों ने उनको पीजीआई में एडमिट कराया। पीजीआई में उनकी हालत बिगड़ती गई। और जितने भी इंडिया में टेस्ट होते हैं सारे उन लोगों ने टेस्ट करा लिए। सारे टेस्ट कराने के बाद भी वो नहीं जान पाए इनको क्या है। फिर उन्होंने कहा कि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी से उन्होंने गैस किया कि इनको कैंसर है। फिर उन्होंने कैंसर के टेस्ट रन किए, उसमें कुछ नहीं निकला। कोई सिम्टम्स पे कुछ ध्यान नहीं देना चाह रहा था। इनकी हालत ऐसी हो गई कि माइंड खोने लग गई अपना, और इनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और इनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता था, यहाँ से सारी वो ड्रिप वगैरह दी जाती थी, उसके थ्रू इनको फूड सब दिया जाता था, ठीक है, लिक्विड प्रोटीन वगैरह ये सब। और ये माइंड खोने लग गई। माइंड जो है खोने का कारण हो जाता है कई बार एनएस, सोडियम, सोडियम की कमी से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर हमने वहाँ पे डॉक्टर को एक बार बोला, एक डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है ये आदमी भले कुछ भी बक रहा है लेकिन सेंसेबल बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा सोडियम दे देते हैं। उन्होंने 100 ml चढ़ाया। इनका थोड़ा सा दिमाग ठीक होने लगा, मदर का मेरी। बट इनकी कंडीशन नहीं सुधर रही थी। इनके धीमे धीमे जो है फेफड़े वगैरह पूरे इन्फेक्टेड हो गए। और फाइनली 7-8 लाख रुपए खर्चा करने के बाद मेरे फादर और मेरी सिस्टर ने ये रियलाइज किया कि अब इनको ठीक नहीं होना है। मेरे सारे रिलेटिव्स इधर उधर से आके इनको मिल के चले गए कि अब तो इनको बचना नहीं, चलो लास्ट टाइम मिल लेते हैं। वेंटिलेटर आईसीयू में मिल के गए। 15-20 दिन लगातार आईसीयू में रही मदर मेरी। फिर ये लोग घर ले आए। फिर उन्होंने कहा अब तो ये मरी रही हैं, अब तेरे कोई बेटा जो इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना हो कर लो। बट आई डोंट डू एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ। कई बार मैं अपने डॉग को भी अगर ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं रात रात भर बैठ के स्टडी करता हूँ। और स्टडी में मैं अपनी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तीनों को यूज करता हूँ। और साथ में मैं सिम्टम्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। तो मेरी मदर की जो हिस्ट्री रही है वो गैस की रही है, बहुत तगड़ी गैस इश्यूज। तो मैंने उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया। थोड़ा बहुत जो पीजीआई का ट्रीटमेंट चल रहा था मैंने उसको कंटिन्यू किया, होम्योपैथिक ऐड किया, और मम्मी का ट्रीटमेंट मैंने चालू किया। उसमें मैंने एक मेन चीज़ की कि मम्मी को समझाया कि मम्मी आपका भले मन नहीं कर रहा है, लेकिन उनको मैं बिना बताए बताता नहीं था कि मैं आपको मटर के बराबर भांग दे रहा हूँ। उनको ये बताता था ये आयुर्वेदिक दवा है, क्योंकि उनको भांग से लगता था कि वो नशेड़ी हो जाएंगी, उनको नशे की आदत पड़ जाएगी। तो इस वजह से वो जो है उनको मैं नहीं बताता था। और मैंने उनको बाबा रामदेव की करोनिल वगैरह भी दी, लेकिन साथ में ये दे रहा था, क्योंकि 3 डिब्बे से निकाली हुई दवाएं के साथ में वो रख के देता था, तो उनको लगता था हाँ आयुर्वेदिक दवा चल रही है। ये फैक्ट है, मैं इसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी की जान बच जाए, हो सकता है कोई इस बातों पे समझे इन बातों को। आप कभी इन चीज़ों को मुझसे पर्सनली भी डिस्कस करने लगेंगी, आई एम मोर देन हैप्पी टू डिस्कस विद यू। किसी की लाइफ बच जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर मेरी मदर को मैंने ड्रिप पे रखा। ड्रिप पे रखते समय मैं उनको 2 बॉटल सुबह एनएस चढ़ाता था, 2 बॉटल आरएल चढ़ाता था। जबरदस्ती उनको रोज 2 नारियल पानी रोज जबरदस्ती पिलाता था। आधा लीटर उनको मट्ठा पिलाता था। और एसबीएल की कालमेग आती है लीवर के लिए, वो पिलाता था। एसबीएल की ही आयरन का सप्लीमेंट आता है, वो पिलाता था। और थोड़ी बहुत होम्योपैथिक भी देता था, जैसे कि होम्योपैथिक के लिए में जी मतली के लिए आती है अलग, और लंग्स के इन्फेक्शन के लिए आती है अलग, तो ये सब मैं देता था। तो ये सब मैं दे दे के उनको रिकवर कराया। और टच वुड, बहुत अच्छी बात है, मेरी मदर आज भी फर्स्ट क्लास हैं। अब वो मुझे खाना बना के खिलाती हैं और वो ठीक हो गई। तो ये सारी गड़बड़ियाँ किस लिए होती हैं? ये गड़बड़ियाँ इसलिए होती हैं कि आप लोगों ने एक मन में दिमाग में बना लिया है, डॉक्टर साहब क्या हो गया? अब डॉक्टर साहब को क्या है, आपको प्रूफ दिखाना है।
प्रूफ दिखाना है। प्रूफ कैसे दिखेगा भाई? पैथोलॉजी की रिपोर्ट निकाल लो, पैथोलॉजी की रिपोर्ट में इसको दिखाओ, ये देखो ये वैल्यू ये आई, ये वैल्यू ये आई, ये वैल्यू ये आई। और मैं ये डॉक्टरों के भी लिए बोल रहा हूँ, आप एक नोबल प्रोफेशन में है, प्लीज ये पैथोलॉजी के 30% 40% कमीशन के लिए लोगों की जान से ना खेलिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे भी ध्यान दीजिए, सिम्टम्स देखिए, सिम्टम के बेसिस पे काम करिए। किडनी अगर गड़बड़ हो जाती है तो होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया दवा आती है ब्लड यूरिया के लिए, NL2। कई बार लोग वो सब दवाएं बताते ही नहीं, उनके दिमाग में एक बैठ गया है ना, क्या बैठ गया है? होम्योपैथिक तो बहुत लेट काम करती। भाई साहब, कई चीजों का ट्रीटमेंट इंग्लिश मेडिसिन में है ही नहीं, वो होम्योपैथिक में। कुछ चीजों का ट्रीटमेंट उन दोनों में नहीं है, आयुर्वेदिक में है। और कुछ चीजों का ट्रीटमेंट किसी मेडिसिन में नहीं है, वो आपकी डाइट में है। तो इन चीजों को समझिए और तब उस ट्रीटमेंट पे वर्क करिए, तो बहुत चांसेस हैं रिकवरी वगैरह के। बट हम लोगों ने एक आदत बना ली है, क्या? टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। हम उन टेस्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट चाहते हैं। एक वैल्यू आ जाएगी टेस्ट में, उस वैल्यू को घटाने के लिए हमें क्या देना है, वो वैल्यू क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है। कई बार क्या होता है, मरीज 2 4 5 दिन पानी कम पी रहा होता है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, उस डिहाइड्रेशन की वजह से थोड़ा सा किडनी के वैल्यूज बढ़ जाते हैं, और फिर टेस्ट में क्या निकलेगा कि फला फला वैल्यूज बढ़ी हुई हैं। वो आप मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, तो वो चीजें डिस्कस करिए मरीज की। देखिए, उसने हो सकता है 2 3 दिन पानी कम पिया हो, इस वजह से हो गया हो। या जैसे मेरी मदर के केस में हुआ कि डॉक्टर ने बता दिया, PGI एक जाना माना हॉस्पिटल है, टॉप क्लास का हॉस्पिटल है, कोई ऐसा नहीं कि उसमें लाखों लोग सही भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग मर भी जाते हैं। कैसे? ये इन्हीं सब वजह से, क्योंकि वो सिर्फ टेस्ट 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 टेस्ट, सिम्टम्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, हाँ, लेकिन उसमें जो है कमाई थोड़ी कम होती है। दूसरा क्या है, मरीज से बैठ के ज्यादा समझना पड़ता है, क्या सिम्टम्स थे, क्या मेडिकल हिस्ट्री थी, ये सब चीजें। तो अब इतना टाइम तो रहता नहीं, डॉक्टर साहब को तो दमादम दमादम पैसे कमाने हैं। और हम लोगों के लिए हिंदुस्तान में, इंडिया में स्पेशली क्या है, डॉक्टर भगवान है। नहीं भाई, डॉक्टर भगवान नहीं है, वो एक प्रोफेशनल है। और वो पूरी तरह से, कई डॉक्टर तो बिजनेसमैन बन गए हैं, जिनको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, उनको ये तक नहीं दिख रहा है वो जान बच रही नहीं बच रही है। कई बार मेरे साथ हुआ ये कि मैंने डॉग्स को डॉक्टर को रिफर किया, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये डॉग नहीं बचेगा, 2 दिन 3 दिन में कोलैप्स कर जाएगा। और टचवुड, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक से वो कुत्ते अब 2 2 4 4 साल हो गए जिंदा हैं। मैं ऐसे आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, बट मेरा पर्पज़ ये नहीं कि मैं किसी का नाम खराब करूँ, मेरा पर्पज़ ये है कि किसी की जान बच जाए। इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैं आज भी एक डॉग का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जिसको पिछले 1.5 साल से सिडेटिव्स दिए जा रहे थे, क्योंकि उसको फिट्स आ रहे थे। और उन लोगों ने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की फिट्स क्यों आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी का लीवर नहीं होता है इतना मजबूत, पैदाइश से ही, बाई बर्थ ही लीवर थोड़ा सा वीक होता है। और खाने की हैबिट्स होती हैं, बहुत तेज खाना खा रहे हैं, जैसे हम लोगों की आदत है। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब खाने के साथ में पानी पीते हैं, तो उससे गैस हो जाती है। मेरी हेरिडिटरी बीमारी है गैस की। तो मैं जब 20 21 साल का था, मेरे को भी मदर की तरह गैस के इश्यूज होने लगे। मैंने उस पर रिसर्च की, पढ़ा, नेट पे बैठ के सारा जानने की कोशिश की। तो इतना सा समझ में आया कि खाने से आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना है, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, और खाने के साथ में पानी नहीं पीना है। बस, मेरी तब से आज तक गैस इश्यूज होते ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखिए, मैं एक्चुअल में बोलूंगा, आयुर्वेद में भांग को औषधियों का राजा बोला गया है, बट हम लोग के दिमाग में क्या है, भांग नशा है, बिल्कुल नशा है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कर लेंगे नशा है, और अगर आप मटर के दाने भर खा लेंगे तो वो दवा है ना। तो ये कोरोना में बहुत से लोग कोलैप्स कर गए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, किस वजह से? लगातार ऑक्सीजन लगा के रखना है। मेरे फादर जब एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उनको डांटा जाता था, अगर वो 95 पे भी हो, ऑक्सीजन हटा दे तो उनको डांटा जाता था। मेरी मदर की भी लंग पूरी खराब हो गई, जिसके एक्सरे वगैरह सब है मेरे पास, उनको भी डांटा जाता था। हम मम्मी को क्या बोलते थे कि मम्मी, जब आपकी बीप बीप आवाज आने लगे, इसमें वो ऑक्सीमीटर जो लगाया जाता है उसमें 92 से नीचे जाने पे आवाज आती, तो हम बोलते थे कि आप ऐसे खूब ऑक्सीजन इनटेक करिए थोड़ी देर, और उनकी बढ़ जाती थी। तो ये भी चीजें हैं, कई बार कई चीजें एक्सरसाइज से बढ़ जाती हैं। बट आपको अगर अपने किसी माँ बाप से या किसी से बहुत प्यार है, तो भाई साहब, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज, आप इंफॉर्मेशन एज में है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से नेट पे बैठिए, पढ़िए। कोई दवा दे रहा है तो वो दवा क्यों दे रहा है। मैं डॉग्स की जान बचाने के लिए मैंने इतना पढ़ा कि अब मैं जानता हूं कि हाँ, सेफेक्सिम
लेटेस्ट एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन, थोड़ा पुरानी एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन 500 mg जहाँ खानी पड़ती वहीं सेफेक्सिम आपको 200 mg खानी पड़ती है। तो ये सब है। अब आप कहिए कोई डॉक्टर पेनिसिलिन देता था एक जमाने में, आज भी पेनिसिलिन दे, तो ये समझिए कई बार लीवर गड़बड़ हो जाता है तो पंपकिन खाइए, पंपकिन बहुत अच्छी चीज़ है लीवर के लिए। हम लोग ये सब चीज़ें जानना ही नहीं चाहते हैं, हमें बस ये होता है दिमाग में बैठा हुआ है डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, कुछ हुआ डॉक्टर साहब। नहीं भाई, आप अपनी पुरानी पीढ़ियों से भी थोड़ा डिस्कस करिए, हो सकता है आपके बाबा दादा कई चीज़ें ऐसी जानते हो जो आप नहीं जानते हैं। दूसरा, लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत खतरनाक है। लोगों को लगता है जिम जाके बॉडी बना लेना, भाई साहब जिम जाके बॉडी मत बनाइए, स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वो जिम से ज़्यादा अच्छी है लॉन्जिविटी के लिए। मैं जिम का मेंबर हूँ, देखिए कहीं से लग रहा हूँ मैं जिम वाला? नहीं लग रहा हूँ, बट आप मुझे बोलिए 5 किलोमीटर दौड़ जाओ, मैं दौड़ जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। हेल्थ इश्यूज मुझे किसी टाइप के नहीं है। मेरा कई बार लोग मुझे पतला दुबला देख के बोलते हैं अरे इसकी बॉडी में तो खून नहीं होगा। मेरी हीमोग्लोबिन 15 है, मेरा प्लेटलेट 3 लाख है। और डेंगू रिलेटेड एक दवा आपको बता दे रहा हूँ जो बहुत बार काम आती है लोगों को। डेंगू रिलेटेड, डेंगू बहुत फैला हुआ है इस समय लखनऊ में स्पेशली। हिमालय की प्लेटिंजा आती है, हिमालय की प्लेटिंजा आती है, स्पेशली प्लेटिंजा ही लीजिएगा, क्योंकि बाकी कंपनियां ये डेंगू की बीमारी के दवा के नाम पे वही दवा 500 रुपए की बेच रहे हैं और प्लेटिंजा सिर्फ 70-72 रुपए की है, 72 रुपीज ओनली। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं कलेक्ट करिए, नहीं तो पैसा कमा के डॉक्टर को दीजिए, किसी को दीजिए, जान नहीं बचती उससे, है ना। कई लोग के फादर मदर की डेथ हो गई, बहुत से बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया, डॉक्टर भरोसे बैठ गए डॉक्टर साहब बचाएंगे, साहब नहीं बचा पाए। क्यों? साहब के पास इतनी भीड़ लगी थी कि उनके पास टाइम नहीं था कि वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ें, आपके सिम्टम्स को जाने, आपकी बिहेवियर को जाने, आपके नेचर को जाने, वो ये कोशिश करें जानने को कि आप खाना कैसे खाते थे, क्या खाते थे। नहीं है टाइम उन लोग के पास। उनको एक दिन में 50 कस्टमर देखने हैं, कल को उनको 100 मिल जाए तो 100 पेशेंट देखेंगे, ये हकीकत है। तो प्लीज़ अगर आप आज की एज में हैं तो आज की एज का सबसे बड़ा वरदान जो है वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज। वो आप नेट से भी इकट्ठा कर सकते हैं, पढ़ के सीख के जान सकते हैं। और मैं बहुत किस्मत हूँ कि मैं जानवरों में काम करने लग गया। मैंने पैसे नहीं कमाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट जो 7-8 लाख रुपए लगा के मेरे मदर फादर की जान नहीं बच रही थी वो मैंने बचा ली। तो मेरे लिए वो वेलफेयर करना जो है बहुत 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 अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने ये सब सीखा। और अभी भी मेरे पास एक डॉग है, मैं उसके वीडियोस चाहूँ तो नेट पे डाल सकता हूँ, जिसमें आप देख सकते हो उन वीडियोस में। कभी मेरे को टाइम मिला तो मैं बना के बाकायदा डालूंगा। और जिन डॉक्टर साहब ने सब ट्रीटमेंट किया उनका नाम थोड़ा डैश 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 कर दूंगा कि कोई केस ना कर दे कि अरे ये ट्रीटमेंट करते हैं, इनका डिग्री नहीं है। मैं ट्रीटमेंट तभी करता हूँ जब डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। मैंने अपनी मदर का भी ट्रीटमेंट तब किया जब मेरे सिस्टर और फादर सब उनको घर ले आए वेंटिलेटर से उठा के कि अब ये नहीं बचेंगी, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख के मैंने तब ट्रीटमेंट किया और बच गई। मेरे फादर के साथ भी सेम यही चीज़ हुआ और वो बच गए। तो मेरे लिए ये मुझे समझ में आया कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये सब चीज़ें पढ़िए। आप अगर जानना चाहते हैं कि वेनक्रिस्टिन क्या है, जो कि ट्यूमर वगैरह के लिए, कैंसर के लिए दिया जाता है कीमो करने के लिए, तो वेनक्रिस्टिन को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ के देखिए कि वेनक्रिस्टिन बनता कहाँ से। वेनक्रिस्टिन बनता है कैंथेरिया रोजेस से। कैंथेरिया रोजेस क्या है? हमारी कॉमन भाषा का एक पेड़ है, सदाबहार। सदाबहार के पेड़ में खासियत क्या है? उसमें कोई रोग नहीं लगता है, वो पेड़ आसानी से मरता नहीं, सदाबहार रहता है, उसमें हमेशा फूल आते हैं 12 महीना, इसलिए उसको सदाबहार बोलते हैं। सदाबहार से एक्सट्रैक्ट करके केमिकल प्रोसेस के थ्रू वेनक्रिस्टिन बनता है। सदाबहार को आप नेचुरली भी यूज़ कर सकते हैं, तो कीमो के साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई अनोखी किताब से मैंने नहीं पढ़ी, नेट से रिसर्च कर करके पढ़ी, क्योंकि मेरा फोकस क्या होता था? जान बचाना, पैसा कमाना नहीं। तो इस वजह से मैंने ये पढ़ी, और मैं वीडियो भी इसलिए बना के डाल रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझें, और अगर चाहें तो इसको शेयर भी कर दें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दे रहा हूँ कि इनकेस आप डिस्कस करना चाहें, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं वो सब केसेस। अगर मुझे नॉलेज होगी तो मैं आपको गाइड करूँगा, नहीं होगी तो हो सकता है मैं पढ़ के आपको गाइड करूँ, या फिर मना कर दूंगा कि नहीं मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तुक्के लगा के काम नहीं करते हैं कि चलो ये एंटीबायोटिक ट्राई करते हैं, नहीं काम किया तो वो एंटीबायोटिक ट्राई करेंगे, ये ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं काम किया तो वो करेंगे। 100 में से 5 मर भी गए तो क्या है, 95 को बचा लिया, 95 लोग गाना गाएंगे। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, और मुझे बनने का कोई शौक भी नहीं है। हाँ, मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डॉग्स की जान बचा लेता हूँ, वो भी तब
जब डॉक्टर्स वगैरह फेल हो जाते हैं या कोई मेरे पास ले आता है, जैसे स्ट्रीट एनिमल हुआ कि उसके इलाज में बहुत खर्चा लगना है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। मेरी मदर का जो केस हुआ उसमें 6 महीने ट्रीटमेंट चला। जब 6 महीने बाद सब कुछ गिव अप कर दिया इन लोगों ने, तब मैंने ट्रीटमेंट किया। फादर में भी सेम यही हुआ कोरोना में, तो मैं तब किया। और ये सारी चीज़ें मैं रात रात भर रिसर्च कर करके पढ़ पढ़ के जाना। और आयुर्वेद को बेकार मत समझिए, होम्योपैथ को बेकार मत समझिए, ये सब बहुत अच्छा काम करती हैं। ट्यूमर के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं जो पूरा ट्यूमर गला देती हैं, ख़त्म। उसको आपको काट के हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्यूमर सर्जरी से रिमूव किया जाता है, फिर लौट भी आता है। तो डॉक्टर्स जो इंग्लिश मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, एलोपैथ वाले, ये लोग होम्योपैथ वगैरह का साथ में अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ब्लड यूरिया के लिए NL2 बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथिक। लेकिन हमने देखा कई बार जो नेफ्रो वाले डॉक्टर रहते हैं, किडनी वाले, ये लोग होम्योपैथिक की दवाएं बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ अगर आपको मन करे तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, हो सकता है किसी की हेल्प भी हो जाए।